ओके फ्यूचर ऑफिसर्स, सो यहाँ पर नीति आयोग ने लॉन्च किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट वी कैन से। वो क्या है? तो पांचवा एडिशन है जो कि इनोवेशन फॉर यू। सो इनोवेशंस फॉर यू याद रखना, ये अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आता है। और ये इनोवेशंस फॉर यू बेसिकली एक कॉफी टेबल बुक सीरीज है। यानी कि आप कॉफी पीते पीते कैफेटेरिया में ये बुक रीड कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये जो बुक है ये वाली, ये नीति आयोग की है, उन्होंने लॉन्च की है। एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब इसकी न्यूज़ देखते हैं पूरी। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेयरली स्टडी। सो आज हम शुरू करेंगे जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक का नेशनल पार्ट 1। ओके, फिर हम कल पार्ट 2 करेंगे नेशनल का। देन वी विल कवर बैंकिंग, देन आरबीआई, देन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खबरें, ये सब हम कवर करेंगे। और ये हम करीबन करीबन 7 से 9 लेक्चर में फिनिश कर देंगे। और हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक पूरा पूरा कोशिश करेंगे हमारा जून फिनिश करने का कंप्लीट मंथ। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स नहीं बनाने, इस बात को कृपया करके ध्यान से सुन लीजिए। जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको हर एक लेक्चर की एज वेल एज वीकली और मंथली दोनों आपको टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप में मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं डाउट, और मेरे से भी कुछ पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे भी है वहाँ से, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। सो एट द रेट राइट अप्रोच अंडरस्कोर बैंकिंग, ये बीच में जो डैश है ना नीचे, ये अंडरस्कोर है, इसको लगाना मत भूलना। ऐसे ही एट द रेट राइट अप्रोच अंडरस्कोर यूट्यूब, तो यूट्यूब की जगह बैंकिंग लगा दो तो आपका ग्रुप आ जाएगा। बैंकिंग की जगह यूट्यूब लगा दो तो आपका चैनल आ जाएगा। तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो हम लेक्चर को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हमारी पहली खबर आती है। सो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म याद रखना, मुझे भी याद करनी है। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद होनी चाहिए, जिसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना। एग्जाम में पूछ सकता है कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने लॉन्च किए हैं 2 इनिशिएटिव जो कि इनोवेशन के लिए किए गए हैं। अब ये कौन कौन से इनिशिएटिव से देखते हैं। तो पहला आपको मैंने बताया था कि 5वां एडिशन इन्होंने लॉन्च किया है इनोवेशंस फॉर यू का, जो कि एक कॉफी टेबल बुक सीरीज है। ओके, याद रखना। और ये बुक है, आप देख सकते हो इमेज में। अगर रीड करना चाहते हो तो यू हैव टू विजिट सम कैफेटेरियाज जहाँ पर ये बुक अवेलेबल हो, और ये आप कॉफी पीते पीते आराम से बुक रीड कर सकते हैं। और क्या क्या इनोवेशंस नीति आयोग ने किए हैं अंडर अटल इनोवेशन मिशन, पूरा रीड कर सकते हो आराम से बैठ के। अब ये जो बुक है कॉफी टेबल बुक इनोवेशंस फॉर यू नाम है इसका, याद रखना, इनोवेशंस फॉर यू। तो ये फोकस करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, उनको अचीव करने के लिए। और ये जो हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स है उनकी हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में। और टोटल कितने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर फीचर है, तो इस बुक में टोटल 60 एंटरप्रेन्योर्स है जो कि इस बुक में फीचर्ड है। उनको दर्शाया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में या उनके लिए एफर्ट्स करने में कैसे कैसे अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और ये जो बुक है बेसिकली, ये जो काम कर रहे हैं इस पे, ये उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए।
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो ग्रीन एनर्जी इम्पोर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी इम्पोर्टेंट है, रिसाइक्लेबल मटेरियल से कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो भी, और कुछ लोकल आर्टिसियंस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट बस यही था कि बुक किसने लॉन्च की है, कौन सी बुक है वो, प्रॉफिटेबल सीरीज बुक है, और कौन से मिशन के लिए है। तो अंडर इनोवेशन, अंडर अटल अटल इनोवेशन मिशन है, और कितने एंटरप्रेन्योर्स फीचर्ड है, तो 60 याद रखिएगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। सो नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया है मिलके किसके साथ, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICDK, यानी कि इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। इन्होंने लॉन्च किया है दोनों ने मिलके, क्या, AIM ICDK, इन दोनों का नाम। देन वाटर चैलेंज 4.0, ये भी याद रखना। और इनोवेशंस फॉर यू का कौन सा एडिशन था, 5वां एडिशन था, भूलिएगा मत, बेसिक चीजें एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये जो वाटर चैलेंज है, जो कि अटल इनोवेशन मिशन यानी कि नीति आयोग के अंतर्गत जो आता है, और इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, ये चैलेंज कर रहे हैं ताकि वाटर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको टैकल कर सके। अब इस चीज में इनके पास एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है 5S। एस मतलब 5 बार एस। एस से आप शिव बोल सकते हैं, मेरा नाम है। ओके, तो यहाँ पर जो 5S है वाटर चैलेंज को टैकल करने के लिए, वो कौन कौन से लिए जा रहे हैं इंडिया और डेनमार्क के अंतर्गत, इनके मद्देनजर। तो वो है स्किल्स, स्कोप, स्पीड, स्केल, सस्टेनेबिलिटी। इन सभी को देखो ना, आप ऐसे याद कर लो कि अगर भैया आपके पास स्किल्स है, आपके अंदर अगर स्किल्स है, मान लो आपको किसी एक अच्छी चीज में कुछ आता है करना, तो ऐसे में आपको स्कोप अच्छे मिलेंगे नौकरियों के, और भी अलग अलग चीजें, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज। जब वो मिलेंगे तो आपकी लाइफ स्पीड से काम करेगी, पैसा कमाओगे, अच्छा करोगे। तो स्किल पहले जरूरी है, फिर आपको स्कोप मिलेंगे, फिर आप अपनी लाइफ को स्पीड से एंजॉय कर सकते हो जब पैसा होगा तो। और जब पैसा होगा तो आप अपनी लाइफ को बड़ा भी कर सकते हैं। स्केल, अपनी लाइफ में जो अपनी चीजें हैं, जो ड्रीम्स है, उनको आप अचीव कर सकते हैं, या अपने ड्रीम्स को और बड़ा बना सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। देन सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आप उसको यूज में ले सकते हैं। खत्म, आसान है कितना, है ना। तो ऐसे इसको याद कर लो। तो स्किल्स, स्कोप, स्पीड, स्केल एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आपको 5 याद होने चाहिए, 5S। अब इस चैलेंज में, ये जो वाटर चैलेंज है ना, पानी का जो युद्ध होने वाला है, इसमें टोटल जो टीम्स होगी जिसको सिलेक्ट किया जाएगा, अब कितनी भी टीम हो सकती है वो पता नहीं हमको, और ये जो सिलेक्टेड टीम्स होगी इनको अलग अलग 9 देशों में भेजा जाएगा उनकी यूनिवर्सिटीज वगैरह से compete करने के लिए। और उस कंपटीशन का नाम जो होगा वो होगा डिजिटल टैग समिट, ये याद रखना, डिजिटल टैग समिट, जो कि कोपनहेगन डेनमार्क, कोपनहेगन कैपिटल है डेनमार्क का, हम बता ही देते हैं आपको। तो ये अक्टूबर 2024 में होगा। अभी टाइम है इसमें, अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 3 से 3.5 महीने हैं। तो अक्टूबर में होगा, अभी नहीं होगा, ये अक्टूबर में होगा। कहाँ होगा, डेनमार्क, कोपनहेगन में। इतना आपको समझ में आ गया होगा विस्तार से। अब आते हैं अगली खबर पे, इसी की अगली स्लाइड पे। तो ये जो कंपटीशन होने वाला है, पानी का युद्ध, वाटर चैलेंज, इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स, मेरे मेरे जैसे आने वाले टाइम में जो होंगे, और स्टूडेंट्स आपके जैसे, तो हम दोनों मिलके, मतलब हम, हमारे जैसे लोग जाके, जिनकी एज 35 से नीचे की होगी। अच्छा आप ये बताओ मेरी एज क्या होगी, गैस करना। जिसका जवाब सही होगा उस उसके मैं पर्सनल डाउट शेयर करूंगा, मतलब डिस्कस करूंगा टेलीग्राम कॉल पे। ये आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अब कौन वो पहले 3 लोग होंगे जो एज सही गैस करेंगे मेरी, इतना हम बता ही देते हैं कि 35 से कम है और 25 से ज्यादा है। एक मौका मिलेगा, ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो अब ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 35 से अंदर की रहेगी, ये एज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी रायता फैला दिया यहाँ पर, रुको 1 मिनट। हम्म, तो ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, इनकी एज 35 साल के अंदर होनी चाहिए। ये एज भूलना मत, 35 साल के अंदर।
एंड ये अलाउ किए जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए वोटर चैलेंज 4.0 के अंदर, राइट। अब यहाँ पर एक नोट गिवन है, उसमें बोला है कि अटल इनोवेशन मिल जो मिशन है वो लॉन्च हुआ है 2016 में, इसको याद रख लेना। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और कोई टेक्निक है तो वो याद कर लेना। सो अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च हुआ था, याद रखना, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्च किया था नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने। और ये प्रोमोट करता है, जो अटल इनोवेशन मिशन है ये प्रोमोट करता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी याद रखना। अब यहाँ पर एक दूसरा नोट गिवन है। तो नीति आयोग जो है वो बेसिकली पहले मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग नाम से या फिर प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था हमारे देश में, बट इसको चेंज करके क्या कर दिया, 1 जनवरी 2015 को इसको थिंक टैंक फॉर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग या फिर नीति आयोग, ये इसको कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया इसको, वीकेंड से इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, राइट। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉस बेबी है ये आप भी हो सकते हैं। अगर आपकी भी उम्र 35 साल में 5 दिन छोटी है तो बहुत अच्छी बात है, आप रिलेट कर पाएंगे, अपना बचपन यहाँ पर देख पाएंगे। अब चलते हैं आगे। इसी न्यूज़ की अगली स्लाइड, काफ़ी लंबी न्यूज़ है ना, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस है। सो नीति आयोग के हेड कौन है, इनको याद रखो। तो नीति आयोग के हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूँ हेड, हेड कौन है, कौन हेड करता है नीति आयोग को, तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एट प्रेजेंट, राइट। अब नीति आयोग के जो हमारे सीईओ है, ये कौन है, तो ये है BVR सुब्रमण्यम, इनको भी याद रखिए। तो BVR सुब्रमण्यम जी हमारे सीईओ है। तो यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि हेड कौन करता है वो, दूसरा सीईओ कौन है नीति आयोग के वो, तीसरा वाइस चेयरमैन कौन है। इन तीनों के नाम आपको रटे होने चाहिए, पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में बिल्कुल भी। ऐसा मत करना कि पूछ लिया सीईओ लगा के आ रहे हो वाइस चेयरमैन, ऐसा गलती मत करना। या फिर पूछ लिया हेड और आपने लगा दिया सीईओ। तो हेड होते हैं पीएम, सीईओ है हमारे BVR सुब्रमण्यम जी, और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। बेरी मतलब खाने वाली बेरी जो होती है ना, वैसे भी याद कर सकते हो आप। और BVR की जगह PVR याद कर सकते हो, PVR तो मूवीज वगैरह होती है ना, इस तरीके से टेक्निक है, याद कर लो। रिस्पेक्ट तो हमेशा बनी रहती है, बट टेक्निक से याद करना क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब ये देख लेते हैं पहले कि नीति आयोग की जो काउंसिल है उसमें कौन कौन होता है। अब जैसे एक एक क्लास में मान लो 35 बच्चे हैं, उसी तरीके से नीति आयोग किन किन से मिलके बना है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अब ये एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान दो। तो जो हमारे मुख्यमंत्री है स्टेट्स के, जितने भी स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री, पहली चीज याद रखो। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री दिल्ली और पुडुचेरी के हैं वो भी होंगे, उनको भी याद रखो। तो दिल्ली और पुडुचेरी, इनके जो हमारे सीएम होंगे वो भी है, तो सेकंड हमारा ये हो गया। तीसरा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं किसके, यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के, वो भी होंगे शामिल। चौथा, वाइस चेयरमैन, जिनको नॉमिनेट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि हु नॉमिनेट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो वो है प्राइम मिनिस्टर जी। अब इनके अलावा ये जो हमने अभी डिस्कस किए, इनके अलावा और कौन कौन होता है, तो एक सीईओ होते हैं जो कि हमारे पीवीआर BVR सुब्रमण्यम जी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ये भी याद रखना, प्लस 3 पार्ट टाइम मेंबर्स रहते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज वगैरह के होते हैं, इनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये आपके टोटल यहाँ कितने हो गए, 8 हो गए अलग से। तो ये भी याद रखने हैं आपको, राइट। सीईओ एक हो गया, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 3 पार्ट टाइम मेंबर्स, टोटल आपके 8 हो गए। बाकी हर एक स्टेट के सीएम होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी के भी सीएम होंगे, और हर एक यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। साथ ही साथ वाइस चेयरमैन जी होंगे जो कि पीएम नॉमिनेट करेंगे। और पीएम तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनके बिना कैसे आप काम कर सकते हो भैया, हेड तो वही है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसकी अगली लास्ट स्लाइड पे, ये लास्ट स्लाइड है इस न्यूज की, काफी लंबी न्यूज थी बट इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो टोटल 7 पिलर है नीति आयोग के, ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार, हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन नीति आयोग, कितने स्तंभ है, कितने फाउंडेशंस है,
तो ये है 7 पिलर्स हैं। अब इनके नाम आप रीड करो 5-6 बार। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता, पूछ भी ले। तो ये देखो, एक्टिविटी कौन करते हैं? लोग करते हैं। तो प्रो एक्टिविटी कौन करेंगे? प्रो पीपल करेंगे। पहली बात याद हो गया। दो, तीसरा, जब लोगों को एक्टिविटी करनी होगी तो एक्टिविटी कहाँ पर करेंगे? भाई पार्टिसिपेट करेंगे किसी इवेंट में, तभी तो एक्टिविटी करेंगे ना लोग। ठीक है। अब ये जब एक साथ मिल जाएंगे इकट्ठे, तो एक दूसरे को एम्पावर करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, एज अ टीम। और जब हेल्प करेंगे तो उस टीम के लिए मैंडेटरी क्या है? सबका एक साथ होना मैंडेटरी है, तभी तो एक टीम बनेगी पूरी। और आप एक टीम को एक नज़र से देखेंगे, किस कोई भी टीम में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, सब इक्वल है। तो वो भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्लस आप टीम में कैसे कैसे काम करने वाले हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रो एक्टिविटी कौन करेंगे? प्रो पीपल करेंगे। अब जब एक्टिविटी लोगों को करनी है तो कहाँ करेंगे? किसी भी इवेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो वहां पर एक दूसरे को एम्पावर करेंगे, हेल्प करेंगे, इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ सबका इकट्ठा होना भी जरूरी है, इंक्लूजन ऑफ ऑल। देन ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से याद करो। तो टेक्निक होती है याद करने की, रट्टा नहीं मारना ऐसे, वरना भूल जाओगे। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जहां पर मैं रहता हूँ। बट मैं किसी को एड्रेस नहीं बताऊंगा, सॉरी। सो यहाँ पर ये जो नीति आयोग है हमारा, ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है हेडक्वार्टर। और नीति आयोग कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये पूछता है एग्जाम में, कभी कभार बच्चे गलत कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है, भूलना मत। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है हमारे? आप बता सकते हो क्या? बोलो बोलो, बता सकते हो? यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये देखो, पीयूष गोयल जी। याद रखना है इसका। इतनी मेहनत करवा रहे हो आप मेरे से, मैं कहाँ जाके ढूंढ रहा हूँ बेचारे को। तो पीयूष गोयल जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अभी भी है, एट प्रेजेंट। जब से हमारी न्यू मिनिस्ट्री आई है, जो चेंज हुई है, उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के अंतर्गत आती है। डेनमार्क के पीएम कौन है? तो मैटे फ्रेडरिक्सन। मैटे, मैटे कलर होता है ना, मैटे मैटे, ऐसे याद कर लो आप, मैटे फ्रेडरिक्सन। या ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैटे फ्रेडी, मैटे फ्रेडी याद कर लो, या मैटे फ्रेडी सेन, कुछ भी याद कर लो, आपको बस नाम याद होना चाहिए। डेनमार्क। कैपिटल कोपेनहेगन है। करेंसी इंपॉर्टेंट है, क्रोन। तो कोरोना से याद कर लो, गो कोरोना गो, जो नारे लगे थे ना, ऐसे ही तो कोरोना से क्रोन बनाया हमारा। या आप क्राउन भी याद कर सकते हैं, जो सर का ताज होता है ना हमारे, ऐसे भी याद कर लो आप। ठीक है। तो ये हमारा हो गया खत्म। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो माइंस मिनिस्ट्री, जो माइंस वगैरह की मिनिस्ट्री है, उसने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? सेंट्रल टीबी डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये काम करेंगे टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने में हमारे इंडिया में 2025 तक। ईयर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डिटेल्ड न्यूज में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, इसका जो ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन है, एक तरह से विंग बोल सकते हैं हम, काम करने वाला जो एक तरह से इसी के अंतर्गत जो विंग होती है समझो, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। अब यहाँ पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का काम क्या है। लेकिन अगर आप सोचो ध्यान से, तो जब माइनिंग होती है तो वहां पर जो डस्ट होता है ना, छोटा छोटा, वो उनकी सांसों में जाता है, उनके बॉडी में जाता है, उससे उनको खांसी वगैरह आनी शुरू हो जाती है, कफ वगैरह आना शुरू हो जाता है। देन वो टीबी का रूप ले लेती है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स भी ये काम कर रहा है, ताकि वो चीजें एलिमिनेट कर पाए 2025 तक। समझ आया इसके पीछे रीजन? अब ये जो एलिमिनेशन हो रहा है टीबी का, ये किसके अंतर्गत हो रहा है? तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के न्यू मिनिस्टर कौन है? तो वो है जगत प्रकाश नड्डा जी, JP नड्डा, नड्डा। तो याद कर लो इसको अच्छे से।
देखो वैसे तो फनी नेम बहुत सारे हैं बट मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप अगर समझदार हो तो समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? तो जगत प्रकाश नड्डा जी याद कर लो, जेपी नड्डा या जेपी नाडा भी, कुछ भी याद कर सकते हो, जो भी आपको करना हो। देखो मजाक की बात नहीं है, याद करने से मतलब है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, सर्टेन सी बात है, तो कैसे भी याद कर लो। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दूसरे जो मिनिस्टर है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, राइट? मतलब इनके पास जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो ये है, एक तो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा जी के पास, दूसरी है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो दोनों को याद कर लेना, इनके पास दो मिनिस्ट्री है। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, किसको दी गई है? तो ये दी गई है जी किशन रेड्डी जी को। किसको? जी किशन रेड्डी। और माइंस मिनिस्ट्री के साथ साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी दिया गया है, इनके पास भी दो मिनिस्ट्री है, दोनों को याद कर लेना। साथ में सिंचन की एक रिक्वेस्ट है, अंकल टीबी को 2025 तक खत्म करवाने में मदद करने का। तो इसकी बात माननी है आपको, एंड पार्टिसिपेट इन एलिमिनेटिंग द ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। अब आता है अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक ये कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक एक कंट्री है, और इसमें ये काम कर रहे हैं मिटियोरोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के लिए। मिटियोरोलॉजिकल, काफी अच्छा नाम है, मिटियोरोलॉजिकल, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो इस पे काम करेंगे, देखते हैं इसकी न्यूज़ क्या है। तो इंडिया का जो सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि पूरा वेदर वगैरह देखती है, वो है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हम इतना लंबा नाम दोबारा नहीं बोलेंगे, जीभ काबू लेती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। सो IMD किसके अंतर्गत आता है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, साइंस एंड टेक के अंतर्गत मत कर देना एग्जाम में। अब यहाँ पर इसने कोलैबोरेशन किया है ओनामेट के साथ। ओनामेट कहाँ का है? डोमिनिकन रिपब्लिक का है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है ओनामेट की? तो वो है नेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑफिस। किसका? डोमिनिकन रिपब्लिक का, समझे? तो ये नाम याद रख लो, ओनामेट। ओनामेट, NA से नेशनल है, ME से मीटियोरोलॉजिकल है, और T से और O से आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, राइट? एंड अब आते हैं आगे। तो ये दोनों मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें ये मॉनिटर करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे, प्लस फोरकास्ट करेंगे कि क्या क्या वेदर में चेंज हो सकता है पैटर्न में, या जो भी ऐसा कुछ होगा जिसको वार्निंग देने की जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो वो वार्निंग देंगे। तो अर्ली वार्निंग, कर्सर कहाँ गया ये रहा। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन वेदर प्रिडिक्शंस कहाँ पर? डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री में। तो इंडिया का IMD सहायता कर रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री की। नाम पूरा याद कर लेना, डोमिनिकन रिपब्लिक है ये, इंडिपेंडेंट नहीं है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं, नाम पूरा याद रखो कंट्री का, डोमिनिकन रिपब्लिक, राइट? रिपब्लिक से याद आया, अब मुझे एक बात बताओ कि 26 जनवरी को क्या होता है और 15 अगस्त को क्या होता है? देखते हैं कौन कितना समझदार है, लेट्स चेक। सो IMD के जो डायरेक्टर है, इंपॉर्टेंट है काफी, याद कर लीजिए इनको। तो मृत्युंजय महापोत्रा जी, ये इनके डायरेक्टर है। और जो डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है, उनके प्रेसिडेंट कौन है? तो लुइस बिनादेर, ये इनके प्रेसिडेंट है, इनको भी याद रख लो। करेंसी क्या है? पैसो। डेनमार्क की करेंसी क्या थी? बताओ बताओ, याद आ रहा है? क्रोन थी ना, KRONE। को क्रोन, कोरोना, क्राउन, कैसे भी हमने याद की थी। तो ऐसे ही पैसो, पैसों में खेलोगे तो कहाँ जाओगे? डोमिनिकन रिपब्लिक जाओगे, ऐसे याद कर लो। कैपिटल क्या है इसका, डोमिनिकन रिपब्लिक का? तो सेंट्रो में जाओगे, डोमिनोज, सेंटो डोमिंगो, ऐसे याद कर लो, ठीक है? सेंट्रो में जाओगे, डोमिनोज, और वो कहाँ मिलेगा आपको? सेंट्रो में जाओगे तो डोमिनोज में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डोमिनिकन रिपब्लिक में जाना पड़ेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर इनकी कुछ बातें हैं जो कि आप रीड कर सकते हो कि देखत का हो भैया, पनिया के गिलास में डूब जाओ। तो अगर आप चुल्लू भर पानी में डूबना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और अंकल मुझे डोमिनोज में रिपब्लिक परेड देखनी है,
तो भैया डोमिनोज में तो पिज्जा देखे, बाकी अगर आपने देखी हो प्लेट तो ले जाओ इनको साथ में। तो ये टेक्निक्स है आपको याद करने के लिए लगाए हैं कार्टून्स। अब यहाँ आते हैं अगली न्यूज पे। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI प्लस एपीडा, इन दोनों ने मिलके डेवलप किया है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। यानी कि ये पहले दोनों ना अलग अलग लोगो रिलीज करते थे। ऑर्गेनिक जो होते थे प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए ये दोनों अलग अलग लोगो रिलीज करते थे। बट अब ये इन्होंने कंपोजिट एक लोगो बनाया है, अब ये दोनों उसी को यूज करेंगे। देखते हैं खबर क्या है। सो एपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इतना बड़ा नाम है इसका। सो एग्रीकल्चर ए से हो गया, पी से हमारा प्रोसेस्ड फूड हो गया एंड प्रोडक्ट्स हो गया, ई से हमारा एक्सपोर्ट हो गया, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, ये पी से पूरा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसको भी याद रखना। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने डेवलप किया है एक यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। नाम याद रखो, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक। क्या नाम है? यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक नाम है, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। राइट, तो यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा इंडिया ऑर्गेनिक को। किसको रिप्लेस करेगा? इंडिया ऑर्गेनिक को। एंड साथ ही साथ ये रिप्लेस करेगा जैविक भारत को। ये दोनों लोगों को रिप्लेस कर देगा। कौन सा लोगो? यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। और ये दिखाएगा इनका जो काम करने का तरीका है आपस में, वो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडियन रेगुलेशंस बाय नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो भी लोगोज वगैरह दिए जाते हैं फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिनका नाम है इंडिया ऑर्गेनिक जैविक भारत, उनको रिप्लेस करेगा। और साथ ही साथ ये जो, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। जो इंडिया ऑर्गेनिक है ना, ये लोगो रिलीज करता है एनपोप। एनपोप क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और जो जैविक भारत है ना, वो लोगो रिलीज करता है FSSAI। ये मैंने आपको बताया था ना कि दोनों के अलग लोगो होते हैं, बट अब इन्होंने एक साथ कर लिया कोलैबोरेशन। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? इसको हटा के एक अलग से यूनिफाइड ऑर्गेनिक इंडिया ऑर्गेनिक लोगो यूज करेंगे। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। इंडिया ऑर्गेनिक लोगो जो है वो यूज्ड होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे, जो कि लॉन्च करता है या फिर पेश करता है एनपोक, जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। जैविक भारत जो है लोगो, वो यूज करता है FSSAI उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे। ये आपको याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ध्यान से सुनो अच्छे से एक बार। इंडिया ऑर्गेनिक, राइटिंग काफी अच्छी है मेरी, तो ये यूज करता है एनपोप। और जैविक भारत, जैविक भारत ये कौन यूज करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ऐसे याद कर लो कि देखो, जैविक भारत पूरा नाम हिंदी वाला है ना, तो ये इंडिया का जो नेशनल रेगुलेटर है वो यूज करता है फूड का, FSSAI। और ये जो इंग्लिश नाम का है इंडिया ऑर्गेनिक, ये यूज कौन करता है? हिपोप का भाई है एनपोप, वो यूज करता है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, तो FSSAI का एक्ट कब बना था? 2006 में। आपको मालूम होना चाहिए। चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन वी कैन से अपूर्व चंद्रा जी, ये आप इमेज में देख सकते हो। सो अपूर्व चंद्रा जी इनके चेयरपर्सन है, नाम याद रख लो। CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जी कमला वर्धना जी है। जी कमला वर्धना जी। अपेडा जो हमने अभी पढ़ा था न्यूज में, उसके चेयरमैन कौन है? अभिषेक देव जी है। राइट, तो अभिषेक देव या फिर देव, कुछ भी बोल सकते हो आप, इनके नाम याद कर लेना। अब आते हैं अगली खबर पे। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोलैबोरेशन किया है 4 बैंक के साथ। कितने बैंक के साथ? 4 बैंक के साथ। एक तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक कैनरा बैंक है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है CBI, और एक हमारा बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया।
इन चारों के साथ कोलैबोरेशन किया है। देखो मुझे भी याद हो गया पढ़ते पढ़ते, आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ये क्या करेंगे, ये स्पर्श सर्विस सेंटर्स के लिए कोलैबोरेट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। स्पर्श बेसिकली क्या है, पेंशन, पेंशन जो होती है ना, पेंशन डिसबर्समेंट या फिर रिलीज कह सकते हो आप, उसके लिए है ये। देखते हैं न्यूज़ क्या है इसकी पूरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो अकाउंट, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, डिफेंस अकाउंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसने कोलैबोरेशन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, सही था में, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के साथ, सही था, और कैनरा बैंक के साथ, सही था। कैनरा बैंक ही है ना, देख तो ले, हम चेक तो कर ले। हाँ सही था। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। और ये जो बैंक है, इन बैंक को ऑनबोर्ड किया है किसमें, स्पर्श में। स्पर्श क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर्स। अब जो इनकी, ये जो बैंक है ना, चारों बैंक, इनकी 1128 ब्रांचेस जो है वो एज अ सर्विस सेंटर काम करेगी स्पर्श में, किसके लिए, पेंशन के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से। एस से है सिस्टम, पी से है पेंशन, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, और आर एस एच से है रक्षा। सो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, अच्छे से याद कर लेना, कतई मत भूलना। अगर भूल गए और एग्जाम में आ गया तो डांट खा लोगे आप। अच्छे से याद कर लो इसको। अब यहाँ पर देखो, स्पर्श जो है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये प्रोसेस करता है पेंशन को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, जो कि बेनिफिशियरी होता है, या फिर हम डिफेंस पेंशनर भी बोल सकते हैं। आपके घर में जो भी आपके फादर या जो भी हो, जो कि पहले आर्मी में थे, कुछ भी हो सकता है आर्मी में, डिफेंस नेवी वगैरह। अब उनकी अगर पेंशन आती होगी तो आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। अब ये जो सर्विस सेंटर्स है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम कर रहे थे बैंक के साथ, ये कर क्यों रहे, ताकि काफी ऐसे एरियाज होते हैं लाइक विलेज में या फिर दूर दराज इलाकों में, जहां तक पेंशन पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये एज अ ब्रिज काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो बेनिफिशियरी होगा पेंशनर, उनके बीच में, उन तक पेंशन पहुंचाने में, ठीक है। तो स्पर्श सर्विस जो है वो ऑफर्ड, यानी कि वो अभी कितनी ब्रांचेस, कितने बैंक्स की स्पर्श सर्विसेज ऑफर करती है, इंपॉर्टेंट है, याद करो। 26,000 टोटल ब्रांचेस है, 15 बैंक की। कितने बैंक की, 15 बैंक की। 11 पहले थे और 4 अब आ चुके हैं, ठीक है। और ये साथ ही साथ में इसके अलावा 199 ब्रांच जो है, यानी कि जो सर्विस सेंटर है, वो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के खुद के हैं अलग से। और इसके अलावा 3.75 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स है। इस पूरे डाटा को अच्छे से याद कर लेना, बोलना मत बिल्कुल भी। अब ये बीच में स्पर्श है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रक्षा, छोटा सा क्यूट सा। अब इसका बोलना है कि बिड़ू एक पेंशन मेरे दोस्त स्पर्श का भी लगा दे। तो अगर आपके दोस्त का नाम स्पर्श है तो आप भूलना मत एग्जाम में। और इसका कहना है कि मेरे को स्पर्श का ब्रेकअप करवाने का है। अगर आप अपने फ्रेंड का ब्रेकअप करवाना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, करवा सकते हो बिल्कुल, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। अब यहाँ पर देखो, अगली न्यूज़ में क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जरा बताना मुझे, देखते हैं कितने लोगों को पता होगा। कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, बट फिर भी चेक कर लेते हैं, तो कमेंट में बताओ कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है 160 सीरीज, ये याद रखना, भूलना मत। और ये 160 सीरीज रिप्लेस करेगी किसको, 140 सीरीज को। और ये जो सीरीज है ना 140 की, ये यूज होती थी सर्विस कॉल्स वगैरह के लिए और ट्रांजैक्शनल वॉइस कॉल्स वगैरह के लिए। आपके पास अननेसेसरी, ना चाहते हुए, अगर आप सो रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या कहीं बैठे हो, या कहीं बाहर घूम रहे हो, और कॉल आ गया कि सर हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, या आप ये सर्विस या फिर प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, ये फालतू की कॉल होती है, बट उनकी जॉब है, उनको करनी है। तो आप ऐसे नंबर को फिगर आउट कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, इसलिए ये सीरीज बताई जाती है कि अगर ऐसे सीरीज में कोई नंबर आता है तो आप उसको कट कर सकते हैं डायरेक्टली। यू डू नॉट हैव टू एंटरटेन एवरी सिंगल कॉल। सो अब 160 सीरीज काम करेगी
इन स्पाइट ऑफ इसको रिप्लेस करके किसको 140 सीरीज को, याद रखना 160 सीरीज काम करेगी, लेकिन 140 सीरीज अभी भी काम में रहेगी। मतलब जिनके पास पहले से है 140 सीरीज वो अभी भी इसको यूज करेंगे, काम में रहेगी। तो कंप्लीटली इसको स्टॉप नहीं किया गया या इसको हटाया नहीं है। अब यहाँ पर ये जो स्टेप लिया गया है ये वैलिड कॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया कि कौन सी कॉल आपके मतलब की है, कौन सी नहीं है। और साथ में जो भी अनरिक्वेस्टेड कॉल्स आती है कंपनी वगैरह की इधर उधर से फालतू की, उनको आप एंटरटेन ना करो। क्योंकि काफी सारे टेलीमेकर्स वगैरह जो है ना वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यूज करते हैं आजकल, आपने देखा होगा। इन सब चीजों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिया जा रहा है। ऐसे कॉल आता है कि हेलो सर, मैं चमकादड़ बात कर रहा हूँ, तेरा भी कटेगा कंपनी से। फिर ऐसे में आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है वो आप खुद बताना। तो अब हम आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो यहाँ पर ये हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी लंबी न्यूज़ है, तो बी मेंटली रेडी, क्योंकि इलेक्शन हुए थे अभी 2024 में, आपको पता ही है सबको अच्छे से। तो इसमें ओनली 6 लाख वोट्स सेपरेटेड बीजेपी फ्रॉम 272 सीट मार्क। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने वोट से रह गए, फालतू की बात है, कितने मतलब कितने नंबर्स हुए वो रह गए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो है अब आगे जो आने वाली चीज है। पहली बात, इलेक्शन कौन सा था ये? 18वां, याद कर लेना। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर 18वां लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो जो हमारे लोकसभा के स्पीकर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं दोबारा, कौन? ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर, आपने देखा होगा। स्पीकर जो सामने बैठते हैं ना कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, चुप हो जाओ सारे, क्या कर रहे हो आप, बदतमीजी कर रहे हो, इनको बोलने का मौका दो, ये करो वो करो, एबीसी। तो ऐसे में ये जो ओम बिरला जी है ये भी हमारे 18वें लोकसभा स्पीकर बने हैं। अब आप भूलना मत, 18वां लोकसभा इलेक्शन हुआ था और 18वें ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर बने हैं, राइट। और 20 सालों बाद ये पहले ऐसे स्पीकर बने हैं जो कि रीअपॉइंट हुए हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो आप आगे, तो 18वां लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था उसमें बीजेपी की जो पार्टी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जीती है सबसे पहली बात। और ये कैसे जीती है? इसने कोलैब किया था। कैसे किया था देखो, आ, इनके पास टोटल 293 सीट्स है जिनसे ये जीती है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए 543 सीट्स में से, क्योंकि लोकसभा में इतनी सीट है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा में 543 सीट है और इन सीट्स में से 293 सीट बीजेपी के पास है। अब अगर मान लो कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, अगर उनको इलेक्शन जीतना है, यानी कि अगर उनको लोकसभा का इलेक्शन जीतना है तो उनको 270 सीट्स जीतनी पड़ेगी। कितने में से? 543 सीट में। तो इनके पास 273 से ज्यादा सीट है, 272 से ज्यादा सीट है। कितनी है? 292, लगभग 21 सीट इनकी सरप्लस में है। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी है, तो सुनो ध्यान से। अब ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, नई सरकार बनी है, आपने काफी न्यूज में सुना होगा, इनको सपोर्ट मिला है दो पार्टियों का, जिसके अमलगमेशन से ये इलेक्शन जीती है और अब रूल कर रही है बीजेपी दोबारा। तो वो है एक जनता दल, जिसका नाम है यूनाइटेड इंग्लिश में, जो कि बिहार की है। इसको याद कर लो, भूलना मत, एग्जाम में आ सकता है। जो कि नीतीश कुमार जी की है, जो कि बिहार के सीएम है। और दूसरी पार्टी कौन सी है? तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश की है और जिसको कौन चलाता है? चंद्रबाबू नायडू जी चलाते हैं। सो याद रखना, जनता दल जिसका नाम है यूनाइटेड, जो कि बिहार की है अंडर नीतीश कुमार जी, और दूसरी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश की है। तमिलनाडु मत कर देना गलती से तेलुगु देख के। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की है, जो कि चंद्रबाबू नायडू के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, ये एकमात्र केवल दूसरे प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया में जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद तीसरा 5 साल का टर्म कंप्लीट करेंगे, 2024 से 2029 तक। कब से कब तक? 2024 से 2029 तक। और जैसे इलेक्शन जीता मोदी जी ने, तो एक ही रिप्लाई आया, मित्रों सबके लेवल निकलेंगे। ठीक है, तो आपके भी लेवल निकलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करो। और ये याद रखना, सारी डिटेल्स आपको जो मैंने बताई है भूलना मत बिल्कुल भी, दोबारा सुन लो। पीएम मोदी जी हमारे
तीसरे मतलब दूसरे लगातार ऐसे पीएम बने हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, जो कि तीसरा कार्यकाल संभालेंगे 5 साल का, 2024 से 29 तक का। और बाकी जो दो पार्टी थी जिनके सपोर्ट से बीजेपी जो न्यू गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है, तो वो ये थी पार्टी जो आपको मैंने बताया, इसको भूलना होता। आर्टिकल 75 क्या होता है और ये क्यों है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि भैया जो हमारा पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये याद रखना, राइट? तो पीएम को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एग्जाम में आए तो बता देना, उसको कर देना। और अभी जो ओथ दिलाई थी प्राइम मिनिस्टर को, वो दिलाई थी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। और पीएम के साथ साथ 71 मिनिस्टर्स को भी ओथ दिलाई थी। तो मिनिस्टर्स को भी ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। और कहाँ हुई थी ओथ? ये राष्ट्र भवन हुई थी भैया, लाल किला मत कर देना गलती से भी ऑप्शन में आ गया तो। राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, वहां पर न्यू दिल्ली में, वहां पर हुई थी। टोटल 38 मिनिस्टर्स, कितने? टोटल 38 मिनिस्टर्स प्रीवियस लोकसभा के जो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि 38 मंत्रियों को, जो पहले की मंत्री थे हमारे, उनको हटा दिया गया। जिनमें से स्मृति ईरानी मैम जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनको भी रिप्लेस कर दिया गया। बहुत दुखद बात है। तो उनमें से एक ये भी है मैम। तो 38 मिनिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया और 34 मिनिस्टर को रखा गया, जिनमें से हमारे पीएम भी तो है ना एक। तो कितने हो गए हमारे? 38 प्लस 34, जल्दी से कैलकुलेशन करो, 72। पार्टी करो पार्टी। अब मोदी जी का कहना है कि हुई 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 71 मिनिस्टर्स के साथ ओथ लेगा तेरा ये फैजल। ओके। तो आपको याद रखना है आर्टिकल कौन सा था, कितने मिनिस्टर थे टोटल, बिल्कुल भी भूलना मत, एग्जाम में पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड वाले में। अब यहाँ पर टोटल 7 वीमेन लीडर्स है न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जो अभी इलेक्शन में है, जीते थे। जिनमें से 2 जो सीट्स है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की है, जो कि लोकसभा में बैठेंगे। जिनमें से कौन कौन है? अन्नपूर्णा देवी मैम है, जिन्होंने रिप्लेस किया है स्मृति ईरानी मैम को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संभालेगी। कौन? अन्नपूर्णा देवी जी, राइट, याद रखना नाम, अन्नपूर्णा। अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है एज वेल एज जो कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है, वो कौन है? निर्मला सीतारमन जी। इनको रीअपॉइंट किया गया है। इनको उन लोगों में रखा गया जो कि 34 मिनिस्टर्स में आती है। साथ ही साथ जो बालू जी है, टी आर बालू जी, जो कि द्राविड़ा मुन्नेत्रा कजगम पार्टी के हैं। ओल्डेस्ट एमपी है ये, 82 ईयर इनकी एज है। और साथ ही साथ इस इलेक्शन में 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज 25 साल के अंदर है, या 25 साल के हैं, और जो कि यंगेस्ट एमपीज बने हैं। तो याद रखना टी आर बालू जी कौन है? ओल्डेस्ट एमपी है, 82 ईयर्स के, जो कि डीएमके पार्टी के हैं। और 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 25 साल के अंतर्गत है। एज वेल एज एक प्रियंका मैम है कोई, जो कि फर्स्ट ट्राइबल वीमेन है जो कि इलेक्शन जीती है, जो कि 27 ईयर की एज में है। वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप आगे। सो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कौन है, कौन सी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी बार लगातार पीएम बने हैं। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश इनकी पार्टी है, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं। और साथ साथ में कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके अंतर्गत आते हैं, वो ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में कि कौन सा डिपार्टमेंट इनके अंतर्गत नहीं आता। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि पीएम है, सबसे पहली बात तो वो पीएम है। अगर सीएम बोले एग्जाम में तो कर मत देना भैया, पीएम करना। सेकंड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कौन संभालते हैं? हमारे पीएम संभालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कौन संभालता है? हमारे पीएम संभालते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन कौन संभालते हैं? पीएम संभालते हैं। और बाकी जो भी पोर्टफोलियो जो कि किसी मिनिस्टर के पास नहीं है, वो भी कौन संभालेगा? पीएम जी संभालेंगे। अब ऐसे में ये सुन के इनका भी ख्याल आया कि मेरे को भी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री देने का, क्योंकि इन्होंने ये फॉरेस्ट का पहन रखा है, कुछ पता नहीं क्या है ये। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो सेम ही है, राजनाथ सिंह थे, और वही है। हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, देखो कॉरपोरेट अफेयर्स अलग चीज है,
जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो वो है कॉरपोरेट अफेयर्स, कंफ्यूज मत होना। कॉरपोरेट अफेयर्स अलग चीज है और कॉरपोरेशन अलग चीज है, ठीक है, मिक्स मत कर देना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन और होम अफेयर्स कौन है, सेम रहेंगे, अमित शाह जी है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। नितिन गडकरी जी काफी ब्रिलियंट काम कर रहे हैं रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट पे, तो वही है हमारे सेम, इनको रखा गया है इनका काम देखते हुए। और हमारे ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहुत ही कमाल के हैं, एस जयशंकर जी, इनको भी रखा गया है, जो कि वर्दित है दोनों एकदम। मेरा पूरा सपोर्ट है इनको, और आपका भी होगा। पीयूष गोयल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इनको वही रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। धर्मेंद्र प्रधान जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, इनको भी वही रखा गया। बस अब एग्जाम स्कैम ना हो जैसा अभी नीट का हुआ है, उस पर थोड़ा ध्यान दे। बाकी पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज पे भी सेम रखा गया है, तो वही है हमारे पहले वाले सर्बानंद सोनोवाल जी। इन सभी को याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको वॉलपेपर चिपका लेना अपने फोन पे। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स किसको दिया गया है, तो गिरिराज सिंह जी जो हमारे हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इनको भी याद रखना। अश्विनी वैष्णव जी को, जो कि हमारे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभालते थे, इनको दिया गया है। साथ ही साथ इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनको भी याद रखना। उसके बाद इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके पास टोटल कितनी मिनिस्ट्री है, 3 मिनिस्ट्री है अश्विनी वैष्णव जी के पास। कौन कौन सी, एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलगाड़ियां, उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आईएनबी, उसके बाद मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों याद कर लेना, कतई मत भूलना। सी आर पाटिल जी को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें पूछता है जो कि न्यूज में कम रहती है, तो जल शक्ति पूछ सकता है। जी किशन रेड्डी जी को ये भी पूछ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हमने अभी पढ़ा था, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स ये बनाया गया है। और देवर देवा ये सब याद करने पड़ेंगे, तो हाँ जी बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनको दी गई है। कौन सी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऐसे आप याद कर सकते हो कि पेट्रोल में पूरी बनाने का, देखो नाम इनका बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, हम इनके मतलब इनके बराबर तो हम नहीं आ सकते कभी भी, बट फिर भी आपको टेक्निक याद करने की है। तो पेट्रोल में कभी भी आपको याद आए, पूछे एग्जाम में कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस कौन है, तो याद कर लेना कि पेट्रोल में पूरी बनती है। तो हरदीप सिंह पुरी जी हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। याद करने की टेक्निक है, ओके, तो दिल पे मत लेना। ऐसे टेक्निक्स जितना यूज करना है करो, बस आपको याद करने से मतलब है, एग्जाम निकालने से मतलब है पहले, उसके बाद अच्छे से याद कर लेना। मनसुख मंडाविया जी हमारे कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। साथ ही साथ इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी याद कर लेना। तो मन में सुख चाहिए तो अफेयर्स नाही, देखा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। तो मनसुख मंडाविया जी के पास जो है वो, अगर आपको मन में सुख चाहिए, यानी कि मनसुख जी को ये बोल रहे हैं कि आप अफेयर्स नहीं कि अगर यूथ के अफेयर्स नहीं होंगे तो वो अच्छे से एम्प्लॉयमेंट पे काम कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये हमारी आखिरी खबर है आज की। इंडियन नेवी के पास पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और अगर मैं होता एग्जामिनर तो शायद मैं देता, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसकी डिटेल्ड न्यूज पे, एक ही स्लाइड है, तो नाम इंपॉर्टेंट है, अनामिका बी राजीव मैम जो है, अनामिका बी राजीव मैम, जो कि सब लेफ्टिनेंट है, याद रखना रैंक इनकी। वो फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट है, किसकी, इंडियन नेवी की, और ये कहाँ से बिलोंग करती है भैया, तमिलनाडु से बिलोंग करती है, ये भी याद रखो। साथ में जामयांग शेवांग, कौन नाम है, जामयांग शेवांग, ये साइड में देख सकते हो आप। तो जामयांग शेवांग जो कि कौन है, ल्यूटिनेंट है, वो पहले कमीशन्ड, यानी कि जिनको जो अपनी पीरियड में पास हो चुके हैं और अब वो कंप्लीटली एज एन ऑफिशियल नेवल ऑफिसर काम करेंगे। ये कहाँ से है, लद्दाख से है। पहले ऐसे इंसान हैं जो कि लद्दाख से पहला कमीशन नेवल ऑफिसर बने हैं, कौन, जम्यांग शेवांग। अच्छे से नाम याद कर लेना, 5-10 बार या 15-20 बार नाम को रिपीट करते रहना।
और ये कहाँ पर हुए थे दोनों? अभी जो इनको ये इंचार्ज दिया गया या इनको जो कमीशन किया गया, तो अभी 102nd हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स हुआ था तमिलनाडु में। यहाँ पर इनको ये टाइटल्स दिए गए हैं, ये इनको उपाधि दी गई है अलग अलग। कौन सी उपाधि? कि इंडियन नेवी की जो पहली हेलीकॉप्टर पायलट है वो होंगी हमारी अनामिका बी राजीव मैम, आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पर। और जो हमारे लद्दाख के फर्स्ट कमीशन नोबल ऑफिसर होंगे वो होंगे जमयांग शेमवांग। ये हमारी न्यूज़ खबर कंप्लीट होती हुई। अब हम करेंगे नेशनल पार्ट 2 कल, आज नहीं। और बाकी उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मज़ा आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपके लिए आसान करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आप इंजॉय करो। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करना। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो भी बताना, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देना इफ दे आर टू प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, आपकी मर्जी है। तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।